हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपीपीसीआर 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये टेस्ट आपका रह गया था, तो जो टेस्ट रह गए थे या फिर से नहीं अब तक कराए गए हैं वो टेस्ट, चाहे वो संस्कृत आईएएस को हो, दृष्टि के या फिर आईएएस की हो या फिर अन्य जिस भी पब्लिकेशन के हो, जो टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो रह गए हैं वो सारे टेस्ट आपके करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें देखिए जो भी क्वेश्चंस है उनसे आप कोशिश करिए सॉल्व करिए, और इनसे रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं वो भी आप देख लिया करें कि क्यों गलत हो रहे हैं। और जितने भी दिन अब रह गए हैं 10 से 12 दिन जो है 10-12 दिन रह गए हैं जिसमें आपकी पढ़ाई जो है प्रोडक्टिव हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करते रहे, अपना रिवीजन करते रहे जो भी नोट्स हैं। ठीक है, करंट अफेयर पर विशेष रूप से फोकस करें क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो करंट अफेयर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपका ये जो क्वेश्चंस फॉर्मेट है वो भी आपका बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो इसमें भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, कैंपा कोर्स के बारे में देखिए। इसकी स्थापना उच्चतम न्यायालय के आदेश पर की गई है और इसमें केंद्र एवं राज्यों का जो योगदान होता है 50-50% का होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर वो आपका ए हो जाएगा। पहला तो सही है कि इसकी जो स्थापना करी गई है उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही करी गई थी। इसके उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा कैंपा कोर्स की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में कैंपा कोर्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि इसमें केंद्र और राज्यों का जो अंशदान होता है, जो योगदान होता है 50-50% का होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें केंद्र और राज्यों का जो योगदान होता है, ठीक है, केंद्र की इसमें हिस्सेदारी पार्टिसिपेशन जो केंद्र की है वो 10% होती है और राज्य का होता है 90%। ठीक है, तो 90-10 का योगदान होता है। ठीक, इस कोर्स में केंद्र और राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है 10 और 90% के अनुपात में राशि जो है प्रदान की जाती है, तो दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, और यह मुख्य रूप से किसके लिए, इसे जो है अगर हम बात करें तो इसे क्षतिपूरक वनीकरण के लिए एकत्र धनराशि जो है या राज्यों द्वारा अलग अलग उपयोग के लिए क्या किया जाता है, इसके मतलब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो इसे हम क्षतिपूरक वनीकरण कोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसे कैंपा के नाम से भी जाना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन को उचित रूप से स्पष्ट करता है? जैव आवर्धन, देखिए खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ते हुए प्रदूषक की मात्रा में जो वृद्धि होती है उसी को कहा जाता है जैव आवर्धन। ठीक है, जैसे जो उत्पादक होते हैं, जो प्रथम पोषी स्तर के उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय पोषी स्तर के उपभोक्ता, तृतीय पोषी और सर्वाहारी जो होते हैं, ठीक है, सर्वोच्च स्तर पे होते हैं, इनके बीच जो खाद्य पदार्थों में जो कुछ रासायनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं, जैसे कीटनाशक वगैरह हो गए, जैसे डीडीटी खास करके। ठीक है, और यह जो है इनकी मात्रा जब बढ़ती जाती है उसी को जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे जो उत्पादक वर्ग है इसमें जैव आवर्धन या रासायनिक जो खाद है, कीटनाशक जो है, इनकी मात्रा कम पाई जाएगी। इसे जो उत्पादक हैं इनको कंज्यूम करने वाले जो शाकाहारी जीव जंतु हैं इनमें जो है इसकी मात्रा इनकी तुलना में अधिक पाई जाएगी। इनके ऊपर जो जीव है जो मांसाहारी प्रवृत्ति के हैं इनके ऊपर जो इसकी संख्या है, मात्रा है, वो अधिक पाई जाएगी। और इनके ऊपर जो सर्वोच्च पोषी स्तर पर स्थित है इनके अंतर्गत जो रासायनिक ये जो आपके कीटनाशक हैं या फिर इसे कह सकते हैं कि जो रसायन है इनका जो अनुपात है वो अधिक पाया जाएगा। तो जैव आवर्धन का मतलब यही है कि बढ़ते पोषी स्तर के साथ जो रसायनों का बढ़ता संकेंद्रण या कह सकते हैं कि सांद्रता, इसी को कहा जाता है जैव आवर्धन। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पैलेजिक बायोम के बारे में कौन सा विकल्प सही है? पैलेजिक बायोम या सागर के तटीय क्षेत्र में 200 मीटर की गहराई तक विस्तृत होता है। इसमें मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जीव पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जीव पाए जाते हैं और ये 200 मीटर की गहराई तक पाया जाता है सागर के तटीय क्षेत्रों में। बताइए कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। जो पैलेजिक बायोम होता है यह सागर के तटवर्ती क्षेत्र में मुख्य रूप से 200 मीटर की गहराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में इन ऐसे जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से ज्यादातर जो फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन हो गए ये जीव ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की प्रकाश है वो प्राप्त होती है, मतलब कह सकते हैं कि इनके विकास के लिए, इनकी वृद्धि के लिए आदर्श दशाएं इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? हंगुल परियोजना की शुरुआत 1970 में करी गई थी। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 1974 में। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 और गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में किया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? कौन सा कथन गलत है? कुछ परियोजनाएं हैं और उसकी प्रारंभ वर्ष है, उसमें बताना है कौन सा कथन गलत है।
इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। कस्तूरी मृग परियोजना 1974, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, कस्तूरी मृग परियोजना की अगर हम बात करें, इसकी जो शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? इसकी शुरुआत भी 1970 में की गई थी। 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो आपका IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत करी थी, मतलब इसी के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। और उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग परियोजना की जो है वो शुरुआत की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। कस्तूरी मृग परियोजना 1974 नहीं बल्कि 70 में की गई थी। बाकी हंगुल परियोजना 1970, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 और गैंडा परियोजना 1987। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की गई थी। हंगुल परियोजना की शुरुआत की बात करें, इसकी जो शुरुआत है कहाँ पे की गई थी? हंगुल परियोजना की शुरुआत मुख्य रूप से दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहाँ से हंगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी। कस्तूरी मृग परियोजना आपके उत्तराखंड से शुरुआत की गई थी इसकी। ठीक है, कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत जो की गई थी, ये उड़ीसा के जो भीतरकनिका अभ्यारण्य है, यहाँ से कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई थी, तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। और गैंडा परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की गई थी? गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई थी कहाँ से? इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी आपका जो असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी, तो ये आपका असम हो जाएगा, ये असम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर भी है, यही गलत है। इंपॉर्टेंट एक फैक्ट जो है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसे देखा करें अच्छे से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है? यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय, यूनेस्को और IUCN द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाने वाला जो रिपोर्ट है वो कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से विश्व धरोहर हिमनद रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, यूनेस्को एंड IUCN द्वारा संयुक्त रूप से विश्व धरोहर हिमनद रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट वाटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गैर शौचालयी प्रणाली से निकलने वाला अपशिष्ट जल होता है, इसमें नाइट्रोजन की विशेष मात्रा पाई जाती है, यह कृषि कार्यों के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। कौन मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है? मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? वनाग्नि, महासागर, आर्द्रभूमि या फिर ज्वालामुखी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? मीथेन उत्सर्जन सबसे अधिक मात्रा में आर्द्रभूमि जो होते हैं यहाँ से उत्सर्जित होता है। ठीक है, आर्द्रभूमियां जो है मीथेन उत्सर्जन के सबसे बड़े प्राकृतिक स्रोत होते हैं, और आर्द्रभूमियां लगभग टोटल उत्सर्जन का 78% मीथेन का जो उत्सर्जन है वो आर्द्रभूमियों से ही होता है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। लाइकेन निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा संकेतक है? लाइकेन देखिए, यह वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है। जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है, खास करके शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे वायु प्रदूषण जो है देखने को मिलता है, वहाँ पे लाइकेन जो है विलुप्त हो जाएंगे, मतलब लाइकेन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह इसके सूचक होते हैं। जिस भी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है, एक समय के बाद लाइकेन वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा गैस बायोगैस का घटक है? बायोगैस के इंपॉर्टेंट जो घटक है वो कौन कौन से हैं? देखो, बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। भारत को निम्नलिखित में से कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए, भारत की अगर हम बात करें, भारत को टोटल जो जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया वो 10 है। 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। और यह 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय आ जाएगा, हिमालयी क्षेत्र, भारत के रेगिस्तान, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, गंगा का मैदान है, उत्तर पूर्वी भारत और द्वीपीय समूह के साथ साथ जो तटवर्तीय क्षेत्र हैं। तो यह टोटल 10 क्षेत्र हैं, जिसमें के अंतर्गत भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन मरुद्भिद पादपों की विशेषताएं हैं? मांसल तने एवं पत्तियां इसमें पाई जाती हैं, स्टोमेटा की अधिक संख्या होती है, अविकसित मूल तंत्र पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, मांसल तने एवं पत्तियां पाई जाती है। बात बिल्कुल ठीक है। स्टोमेटा की संख्या अधिक नहीं बल्कि कम होती है, स्टोमेटा की संख्या कम होती है, और अविकसित मूल तंत्र, यहाँ पे विकसित मूल तंत्र देखने को मिलता है। तो इसमें पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प सही है, वो आपका ए हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। ज्यादातर जो मरुद्भिद पादप हैं, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले पादप हैं, इनकी पत्तियां जो है वो मोटी होती हैं, ठीक है, गूदेदार होती हैं, जिससे कि ये जल को लंबे समय तक स्टोर कर पाए। उसके साथ साथ इनकी पत्तियों पे आपको कांटे देखने को मिलेंगे, पत्तियों पे जो है कांटे देखने को मिलेंगे। ठीक है, पत्तियों पे
कांटे देखने को नहीं, यहाँ की मुख्य विशेषताएं होती हैं। और स्टोमेटा की जो संख्या है वो अधिक पाई जाती है, ठीक है, स्टोमेटा की संख्या अधिक पाई जाती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन अर्थात वाष्पीकरण जो है इसके माध्यम से जल की जो हानि होती है उसको कम से कम किया जाए, ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर ए है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पे है? राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति संस्थान स्थित है आपके पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन ए हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति संस्थान। और इसकी स्थापना जो करी गई थी 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में से किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो किस जीव विज्ञानी या किस वैज्ञानिक ने परितंत्र में जो ऊर्जा का 10% प्रवाह का जो नियम है, ऊर्जा के 10% हस्तांतरण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था लिंडेमैन द्वारा, लिंडेमैन द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, लिंडेमैन ने यह दिया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि इनके द्वारा कब दिया गया था? इन्होंने 1942 में दिया था, जिसमें यह बताया था कि एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में ऊर्जा का जब ट्रांसफर होता है तो इसके अंतर्गत ऊर्जा के मात्र 10% भाग का ही ट्रांसफर होता है, बाकी 90% जो ऊर्जा है वह पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाती है, ठीक है। और यह जो सिद्धांत दिया गया था लिंडेमान द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सैकड़ों वर्षों के अंतराल पर वनस्पतिक समुदायों की रचना एवं आंकड़ों में होने वाला परिवर्तन निम्नलिखित में से किस, यह जो परिवर्तन है यह क्या कहलाता है? संक्रमण, चरम अवस्था, व्यतिक्रमण या फिर अनुक्रमण, इसे क्या कहा जाता है? इसे ट्रांजिशन, सेक्चर, इन्फ्लेक्शन है, क्लाइमेक्स या फिर सक्सेशन। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसे जो है वो सक्सेशन कहा जाता है। लंबे समय पे जो एक बदलाव होता है, पहले जो है छोटे छोटे घास फूस उगते हैं, उसके बाद छोटे जो झाड़ियां वगैरह हैं वो पाई जाती हैं, फिर पौधे पादप पाए जाएंगे, उसके एक समय के बाद बहुत बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिलेंगे और एक समय के बाद ये सभी विलुप्त हो जाएंगे, ठीक। और पुनः जो है छोटे छोटे पौधे से शुरू होगा। ये जो प्रक्रिया है इसे कहा जाता है अनुक्रमण या फिर सक्सेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत करी गई है? भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी यह पशुओं के प्रति क्रूरता एवं निवारण अधिनियम जो 1960 है, इसी के अंतर्गत भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कर पर्यावरण प्रदूषण जैसे नकारात्मक पायताओं पर आरोपित किया जाता है? विंडफॉल कर, पिगुबियन कर, मार्टेसन कर या फिर यूजिन कर, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर आपका भी हो जाएगा पिगुबियन कर। एक थे जो अर्थशास्त्री, ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे पिगू, आर्थर पिगू, इन्होंने इस जो टैक्स है इसकी कॉन्सेप्ट लाया था, इन्हीं के द्वारा इस टैक्स का या इस कर का जो सिद्धांत है वो दिया गया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जब कोई भी देश विकास की प्रक्रिया में, विकास के प्रोसेस में पर्यावरण की क्षति करता है और उसके अंतर्गत जो उसके विकास के प्रोसेस में पर्यावरण की जो क्षति होती है उसकी भरपाई के लिए उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है इसका निर्माण किया जा रहा है, उसके साथ साथ कोई रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल या बड़े बड़े जो है वेयर हाउस वगैरह, गोदाम वगैरह आप बना रहे हैं, तो इससे क्या करेंगे, जो वन क्षेत्र है, जो पौधे हैं उनको आप काटेंगे, तभी तो ये सब निर्मित होगा या तभी ये बनाया जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया में ये तो विकास का प्रोसेस है, ठीक है। आप जो है इन सब के बनाने से भारत या फिर से कोई भी देश है वो विकास करेगा, लेकिन इसके संदर्भ में पर्यावरण की तो क्षति हो रही है, तो इसकी भरपाई के लिए जो पर्यावरण की क्षति की जा रही है इसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। और जितने वृक्ष काटे जा रहे हैं, पर्यावरण में जितना हस्तक्षेप किया जा रहा है, उसकी बहाली के लिए किसी अन्य जगह पे, ठीक है, पौधे वगैरह लगाए जाने चाहिए, जिससे कि ये संतुलन बना रहे, संतुलन मेंटेन रहे। और यही सिद्धांत दिया गया था आर्थर पिगू द्वारा, और इसी को कहा जाता है पिगुबियन टैक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देवमाली हाथी रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, सोनितपुर हाथी रिजर्व है असम में, रजाल हाथी रिजर्व केरल में है और नीलांबर हाथी रिजर्व आंध्र प्रदेश में। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? सही विकल्प का चयन करना और इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत है, तीसरा चौथा जो है गलत हो जाएगा। तीसरा चौथा क्यों गलत है? क्योंकि रयाल जो हाथी रिजर्व है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है रयाल हाथी रिजर्व, और नीलांबर या नीलांबुर हाथी रिजर्व है केरला में, यह केरल में, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, तीसरा चौथा। होप स्पोर्ट के बारे में देखिए, इसका उद्देश्य भविष्य हेतु समुद्री संरक्षण करना, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा अधिसूचित किया गया था। लक्षद्वीप इसमें शामिल एकमात्र भारतीय क्षेत्र है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हैं। होप स्पोर्ट के बारे में, ठीक है, होप स्पोर्ट के बारे में
पहला आपका सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जो अगर हम बात करें होप स्पोर्ट की, होप स्पोर्ट का वैश्विक नेटवर्क तैयार किया गया था। ठीक है, जो आपका ब्लू मिशन है इसी के अंतर्गत। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भविष्य के लिए समुद्री संरक्षण करना, भविष्य के लिए समुद्री संरक्षण करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो पहला आपका सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें आपका अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, भारत का यह क्षेत्र शामिल है, और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अधिसूचित किया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भारत का केवल एक क्षेत्र लक्षद्वीप के साथ साथ अंडमान निकोबार भी इसमें शामिल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इसे शुरू किया गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इसकी हम बात करें तो होप स्पॉट जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो मुख्य रूप से जलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से जलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत की गई है, इसकी जो शुरुआत की गई है एक वैश्विक नेटवर्क के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य समुद्री संरक्षण करना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है, सही आंसर इसका एक हो जाएगा, केवल पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? भोज, कांवर, हैदरपुर, आसन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा हैदरपुर उत्तर प्रदेश में है, बाकी सभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, बाकी जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक, बाकी की अगर हम बात करें, देखिए जो आपका भोज आर्द्रभूमि है यह मध्य प्रदेश में है, भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में। कांवर झील है बिहार में, कांवर झील आपके बिहार में स्थित है। और आसन कहाँ पे है? आसन की अगर हम बात करें तो यह है आपके उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उमियम झील है मेघालय में, ऑप्शन डी। तालाब के जीवभार पिरामिड सदम सीधा होता है, तालाब के प्राथमिक उत्पादकों की संख्या जो है अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। तालाब में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होती है, लेकिन तालाब का जीवभार अधिक होता है, पिरामिड सीधा होता है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तालाब का जो पारिस्थितिकी पिरामिड या जीवभार पिरामिड बनेगा ये उल्टा बनेगा। ठीक, क्योंकि नीचे स्तर पे जो होते हैं जीव जंतु, जो छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं, इनके शरीर का भार जो है ऊपर की जो बड़ी मछलियां या फिर बड़े जो जीव जंतु पाए जाते हैं इनकी तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए जीवभार का पिरामिड जो है उल्टा बनेगा। ठीक है, बाकी इनकी संख्या अधिक होती है लेकिन इनका भार जो है वो कम होता है। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। मैंग्रोव वन के बारे में देखिए, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा को टॉप डॉइंग बीमारी से काफी क्षति हुई है। झींगा पालन इसके संरक्षण का प्रभावी उपाय है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका ए हो जाएगा, पहला सही। सुंदरवन डेल्टा को टॉप डाइंग बीमारी से काफी क्षति हुई, बात बिल्कुल ठीक है। और झींगा पालन नहीं, झींगा पालन से तो इसको बहुत ज्यादा हानि हुई है, ऐसा थोड़ी है कि झींगा पालन से हो जाएगा। मैंग्रोव वन, झींगा पालन के द्वारा जो जाल डालने से मुख्य रूप से जो मैंग्रोव की जड़ें हैं वो टूट कट जाती हैं, उसके साथ साथ अन्य भी जो नकारात्मक इम्पैक्ट देखने को मिलता है झींगा पालन का, यह मैंग्रोव वनों पे पड़ता है, जिस कारण इनका व्यापक स्तर पे क्षरण हो रहा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली ट्यूब बोतलें तथा शीशे की अन्य मदों के निस्तारण है तो निम्नलिखित में से किस रंग के पात्र का प्रयोग किया जाता है? पीला, लाल, नीला या फिर काला। इसके लिए जिस पात्र का प्रयोग किया जाता है उसका रंग होता है नीला, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नीला। समुद्री क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला ब्लू फ्लैग प्रमाणन निम्नलिखित में से किस आधारों पर दिया जाता है? सुरक्षा एवं सेवा, पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरणीय शिक्षा और सूचना। इन सभी आधारों पर बताइए कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है और इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी आधारों पर किसी भी बीच अर्थात जो समुद्र तटीय क्षेत्र होता है उसको ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब तक भारत के कितने ऐसे जो बीच, कितने ऐसे समुद्र तट हैं जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है प्राप्त हो चुका है। ठीक है, कितने हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने और ऊर्जा की खपत को कम करने के उद्देश्य से अर्थ आवर की शुरुआत निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया था? अर्थ आवर शूट डे जो मनाया जाता है प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, जो WWF फंड फॉर नेचर है, नेचर है इसके द्वारा। और इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे करी गई थी? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया में। और कब किया गया था? शायद 2006 ईस्वी में किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। एक सेकंड देखिए, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था लेकिन 2006 नहीं, 7 में। ठीक है, 2007 में किया गया। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। द फॉल ऑफ ए स्पैरो, द फॉल ऑफ ए स्पैरो निम्न में से किस पर्यावरणविद की आत्मकथा है? इसकी अगर हम बात करें, यह जो है सलीम अली, जिसे वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनकी पुस्तक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 1, 2, 3 या फिर 4 कब किया गया था? देखिए, इसका स्थापना किया गया था 2003 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का स्थापना
2003 में किया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, कुछ पवित्र उपवन राज्य, गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश में है, सरना है झारखंड में, जोगमाया ओरान है तमिलनाडु में, और स्वामी शोल है राजस्थान में। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। तीसरा चौथा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जोगमाया ओरान कहाँ पे पाया जाता है या कहाँ पे स्थित, जोगमाया ओरान जो है कहाँ पर स्थित एक पवित्र उपवन है, तो यह जो है जोगमाया ओरान आपका राजस्थान में है, और स्वामी शोला यह कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सही आंसर ये हो जाएगा। कौन ग्रीन वॉशिंग पद को उचित रूप से संदर्भित करता है? ग्रीन वॉशिंग शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। देखिए, ग्रीन वॉशिंग किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद की पर्यावरणीय योग्यता के संदर्भ में भ्रामक और अतिरंजित दावे करना। जिसका मतलब क्या है, जैसे कोई फर्म है, कोई कंपनी है, इसके द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि यह पर्यावरण के संदर्भ में, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण पुनर्बहाली के लिए इसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसके जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, वो पर्यावरण हितैषी हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे इसके द्वारा जो अपने भी प्रोडक्शन वगैरह जो इसके द्वारा किया जाता है, वो पर्यावरण की व्यापक मात्रा में क्षति करके प्रोडक्शन किया जाता है। उसके साथ साथ इसके द्वारा जो ये बात कही जाती है कि इसने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत से सकारात्मक कार्य किए हैं, जबकि ऐसा इसके द्वारा कुछ नहीं किया जाता है, और केवल किताबी ज्ञान जो है, कह सकते हैं कि इसे जो है केवल कागजों पे या दावे किए जाते हैं, और वास्तव में जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसे कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग, जब कंपनी द्वारा झूठे दावे किए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। इकोटोन के संदर्भ में देखिए, इकोटोन विविध परितंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र होता है, और यह तुलनात्मक रूप से अधिक जैविकता यहाँ पे पाई जाती है। दोनों विकल्प सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी ये कई बार आप लोगों को बताया गया फिगर बना करके। ठीक है, जैसे आपका देखिए, ये आपका स्थलीय तंत्र हो गया या जलीय तंत्र हो गया, बीच वाला जो क्षेत्र इकोटोन पाया जाएगा, बीच वाला जो क्षेत्र इसको इकोटोन कहते हैं। यहाँ पे यहाँ की भी विशेषता देखने को मिलेगी, और यहाँ की भी विशेषता देखने को मिलेगी, और कुछ नवीन विशेषताएं भी यहाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जीव जंतुओं में जो विविधता है, पादपों की जो विविधता, सब अधिक पाई जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे जीव जंतु भी पाए जाएंगे जो इन दोनों क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी विशेषता इकोटोन की है, सी हो जाएगा। किस कवक का प्रयोग प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है? किस कवक का प्रयोग प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए करते हैं? यह है आपका एस्परजिलस ट्यूबिनजेसिस का प्रयोग किया जाता है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ऑप्शन भी सही है। लाओ खोया वन्यजीव अभयारण्य है जंगली भैंसा के लिए, बोरनडी वन्यजीव अभयारण्य गोल्डन लंगूर के लिए, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य पिग्मी हॉन्ग के लिए, और हलोंगा पार ये हुलाक गिबन के लिए। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा आपका गलत है। पहला तो आपका सही, जंगली भैंसा के लिए लाओ खोया वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और यह कहाँ पे है? आपके असम राज्य में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह कहाँ पे है? असम में स्थित है। और बोरनडी अभयारण्य की बात करें, बोरनडी अभयारण्य ये आपके कहाँ पे है? यह भूटान में स्थित है, यह भारत में नहीं, भूटान में। ठीक है, बोरनडी भूटान में है, हिमालय की तलहटी में मुख्य रूप से फैला हुआ है, और यह पिग्मी हॉग के लिए प्रसिद्ध है। पिग्मी हॉग यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य यह असम में स्थित है, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य असम में स्थित है, और यहाँ पे मुख्य रूप से जो सुनहरे लंगूर पाए जाते हैं। ठीक है, सुनहरे लंगूर यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और हलोंगार वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे पिग्मी हुलाक गिबन पाए जाते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह है कहाँ पे? जो हलोंगार वन्यजीव अभयारण्य है ये भी आपकी असम में स्थित है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लाओ खोया वन्यजीव अभयारण्य, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य और हालोंग पार वन्यजीव अभयारण्य, यह तीनों असम में स्थित है। ठीक है, और जो आपका बोरनडी वन्यजीव अभयारण्य है यह भूटान में है। ठीक, भूटान में है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, हिमालय की तलहटी में स्थित है भूटान वाला, याद रखिएगा। गोडावन परियोजना किसके लिए चलाया गया था? किस जीव के संरक्षण के लिए गोडावन परियोजना चलाया गया था? देखो, गोडावन परियोजना की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए गोडावन परियोजना की शुरुआत की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान में, और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको स्थानीय नामों के रूप में, स्थानीय स्तर पे इसको गोडावन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन भी सही है। पारा को मृदा से पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस जैवोपचारक विधि का उपयोग किया जाता है? फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन, फाइटोवोलेटिलाइजेशन, माइक्रो रेमिडिएशन या फिर राइजोफिल्ट्रेशन। इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। इसके लिए फाइटोवोलेटिलाइजेशन का उपयोग करते हैं। फाइटोवोलेटिलाइजेशन
का उपयोग किया जाता है मृदा से पारा को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। हरित पटाखे की बारे में देखिए, यह पर्यावरण क्षति नहीं करते हैं, इसमें बेरियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, इनके उत्पादन के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, तीसरा सही है, बाकी पहला दूसरा गलत है। यह पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते, ऐसा नहीं है, यह पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन अन्य जो पटाखे होते हैं उनकी तुलना में कम क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये क्षति नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कम क्षति पहुंचाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा पहला गलत है कि ये जिनकी द्वारा जो है कम क्षति पहुंचाई जाती है। ठीक है, और यह जो है नीरी पर्यावरण विज्ञान इंजीनियरिंग और अनुसंधान तथा विकास संस्थान CSIR का एक मुख्य रूप से इसके द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है, मान्यता दी जाती है, तब यह जो है क्या करते हैं, आप हरित पटाखे की का निर्माण कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आपका बेरियम नाइट्रेट नहीं है, इसमें मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, इसमें जो पोटेशियम नाइट्रेट है और एल्यूमिनियम नाइट्रेट है इनका उपयोग किया जाता है। बाकी बेरियम नाइट्रेट जो है इनका उपयोग तो वह उन पटाखों में किया जाता है जो पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जातियों की विविधता जितनी अधिक होती है वहां उतना ही अधिक स्थिर होता है। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह सिद्धांत दिया गया था ईपी ओडम के द्वारा, ईपी ओडम ने सिद्धांत दिया था, तो सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता ह्रास के कारण हो सकते हैं? शाकाहार को प्रोत्साहन, वन्य जीवों का अवैध शिकार, वैश्विक तापमान, बाह्य प्रजातियों का प्रवेश। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, वन्य जीवों का अवैध शिकार करते हैं वैश्विक तापमान वृद्धि से और बाह्य प्रजातियों के प्रवेश से जो जैव विविधता है उसमें हानि देखने को मिलती है। बाकी शाकाहार अगर आप अपनाते हैं तो इससे पर्यावरण की क्षति थोड़ी होगी। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था IMF द्वारा, जिसमें ये बताया गया था कि पूरा विश्व अगर भारत का जो खाद्य जो प्रोसेस है, जो दिनचर्या है, उसको अगर अपनाता है तो पृथ्वी का केवल 15% जो संसाधन है वो पूरे मानव जाति का भरण पोषण करने के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गन्ने की धूल जो है बोगोसोसिस, बेगासोसिस रोग जो होता है गन्ने की धूल से होता है। कपास धूल या बिसिनोसिस रोग कहा जाता है। तंबाकू की धूल को कहा जाता है टोबेकोसिस और अनाज की धूल को कहा जाता है एंथ्रोकोसिस। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, बाकी विकल्प सही हो जाएगा। एंथ्रोकोसिस रोग की अगर हम बात करें तो फेफड़े में कार्बन का जब संचय हो जाता है और किस कंडीशन में, जब श्रमिकों के द्वारा वे श्रमिक जो कोयला खदान वगैरह में काम करते हैं, कोयला क्षेत्र में काम करते हैं और उनके फेफड़े में जब कार्बन का संचय, कार्बन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, इसको कहा जाता है एंथ्रोकोसिस। ऑप्शन डी। जैवमंडल रिजर्व सर्वप्रथम प्रयोग किया था जैवमंडल रिजर्व का किसने? इसका प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड सुयेस ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, एडवर्ड सुयेस के द्वारा सर्वप्रथम जैवमंडल रिजर्व का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। कुमुदनी लाखिया का निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस लिए वो प्रसिद्ध थी? कुमुदनी लाखिया जिनका हाल में निधन हो गया, वह किस लिए उनको जाना जाता है? उन्हें जाना जाता है कथक नृत्य के लिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसी यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को। ऑप्शन भी हो जाएगा। हाल ही में आर्मांड डुप्लांटिस को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? जो आपके आर्मांड डुप्लांटिस है, किस खेल से संबंधित है? यह पोल वॉल्ट से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, पोल वॉल्ट से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। विझिंजम के बारे में देखिए, जो विझिंजम बंदरगाह है उसके बारे में, यह भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित बंदरगाह है। इसका संपूर्ण वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसमें देश में अब तक का सबसे गहरा ब्रेक वाटर बनाया जाएगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, तीसरा सही, बाकी पहला दूसरा गलत है। यह भारत का पहला पूर्णतः स्वचालित बंदरगाह है, जी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, क्यों? क्योंकि अब भारत का विझिंजम पोर्ट जो है भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट और अर्ध स्वचालित बंदरगाह है और इसका जो वित्त पोषण है, या कह सकते हैं कि इसका पूरा स्वामित्व जो केंद्र सरकार के पास नहीं है, इसे अडानी पोर्ट द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही हो जाएगा। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। इंद्र 2025 के बारे में देखिए, जो अभ्यास होता है सैन्य अभ्यास इंद्र 2025, जो 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, यह किसके बीच में हुआ था? इसकी
इंपॉर्टेंस क्या है या फिर इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। इसका जन्म भारत और रूस के बीच किया जाता है और इसका जन्म किया गया था विशाखापत्तनम में। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज राणा और कुथार ने पार्टिसिपेट किया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है और वो आपका बी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। इसका आयोजन विशाखापत्तनम में हुआ था, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें इसका जो आयोजन है चेन्नई के हार्बर फेज में किया गया था, ठीक है, चेन्नई के हार्बर में किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विशाखापट्टनम में इसका आयोजन नहीं हुआ था, ठीक है। पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही, पहला तीसरा सही, दूसरा गलत। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 के बारे में देखिए। भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इसमें प्राप्त हुआ अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में? इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 43वीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत इसमें 43वें नंबर पे है, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, और इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन बी। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। इस सम्मेलन का विषय था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कौन सा विकल्प सही होगा? सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। खबरों में रहा ऑपरेशन टिक्का का संबंध किससे है? खबरों में रहा ऑपरेशन टिक्का, इसका जो संबंध है यह आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन टिक्का चलाया गया था। कहां पे चलाया गया था? मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में चलाया गया था, तो सही हो जाएगा। सिंधु जल समझौता के बारे में देखिए। इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था सितंबर 1960 में, और इस संधि के माध्यम से विश्व बैंक इसमें जो पार्टी मध्यस्थ है उसकी भूमिका निभाती है, और यह सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के जल उपयोग के लिए एक तंत्र निर्धारित करता है। और इसके अंतर्गत सिंधु, चिनाब, झेलम के पाकिस्तान के पानी का प्रयोग पाकिस्तान करता है। बाकी रावी, व्यास और सतलज जो है, रावी, व्यास और सतलज के जल का प्रयोग भारत करता है। और इसमें भी ये जो निर्धारण किया गया है कि जो सिंधु, चिनाब और झेलम है इनके 80% जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा, 20% जल का प्रयोग भारत करेगा। और इन नदियों के 80% जल का प्रयोग भारत करेगा और 20% का पाकिस्तान करेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही है। अल्फा विविधता के बारे में देखिए। अल्फा विविधता किसे कहते हैं? अल्फा विविधता की अगर हम बात करें, किसी परितंत्र में जो प्रजातियों की कुल संख्या होती है इसको कहा जाता है अल्फा विविधता। विविधता को 3 भागों में बांटा गया है, एक होता है अल्फा विविधता, बीटा विविधता और लैम्डा विविधता। 3 भागों में जो प्रजातियों की संख्या है उसे हम अल्फा विविधता कहते हैं, ठीक है, प्रजातियों की विविधता। और किसी क्षेत्र में जो प्रजाति और उसके समुदाय अलग अलग जो मतलब बहुत से जो जानवरों का झुंड पाया जाता है, जैसे प्रजातियां एक ही प्रजाति की जो जानवर हैं उनको अल्फा विविधता के अंतर्गत रहते हैं। विभिन्न प्रजातियों के अंतर्गत जो जानवर हैं जो पादप है इनको बीटा विविधता, और इन संयुक्त अल्फा और बीटा विविधता की संयुक्त जो गणना होती है उसे हम लैम्डा विविधता कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? देखिए, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में, भोपाल में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, और 1982 में इसका स्थापना करा गया था। किस तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन सा है? भारत में स्थित जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो पश्चिमी घाट है, बिल्कुल, इंडो बर्मा भी है, पूर्वी घाट और भारतीय मरुस्थलीय इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो भारत के जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट है, हिमालय, पूरा हिमालय क्षेत्र आ जाएगा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला क्षेत्र आ जाएगा, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, यह 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में, ठीक है। अमेजन वर्षा वन के बारे में देखिए। इन वनों में पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और इन वनों में जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण है सोयाबीन की कृषि। सोयाबीन की कृषि, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसके बारे में सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के बारे में देखिए। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के बारे में, यह जल में उपस्थित कार्बन पदार्थों को जैविक रूप से विखंडित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। स्वच्छ जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग 5 ppm से अधिक होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है, ठीक है, पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, इसकी जल की शुद्धता के आधार पर अलग अलग इसे कैटेगरी में रखा गया है, और जो जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का मान अगर 5 ppm से कम होता है, ठीक है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में यह 17 ppm और इससे अधिक होता है, ठीक। तो स्वच्छ जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग 5 ppm से अधिक होता है, ये आपका गलत है, ठीक है। अगर स्वच्छ जल है तो इसकी मांग जो है 5 ppm से कम होगा, और जल अगर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है तो यह 17 ppm से अधिक होता है। सही आंसर ए हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के बारे में देखिए, यह एक वैधानिक निकाय है, और इसके निर्णय के विरुद्ध जो अपील 90 दिनों के भीतर करना होता है, किसमें? उच्च न्यायालय में करना होता है।
और यह संबंधित मामले में 1 वर्ष के भीतर निर्णय देने के लिए बाध्य होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? सही विकल्प का चयन करना और वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध जो अपील किया जाता है, इसके निर्णय के विरुद्ध जो अपील होता है वह सुप्रीम कोर्ट में होता है। कहाँ पे होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। ठीक, तो इसके निर्णय के विरुद्ध आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर। और ये भी याद रखिएगा एनजीटी जो है इसका स्थापना कब करा गया था? एनजीटी का स्थापना हुआ था 2010 में। ठीक है, 2010 में स्थापना हुआ था। और यह संबंधित मामला में 1 वर्ष के भीतर निर्णय देना होता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि संबंधित मामले के अंतर्गत निर्णय जो आना चाहिए वो 6 महीने के भीतर आना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के भीतर आना चाहिए। तो पहला सही, दूसरा तीसरा गलत है। निम्नलिखित में से ग्लासगो में आयोजित COP26 के बारे में देखिए। 2025 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ा करके 500 गीगावाट करने की बात करी गई है। 2030 तक कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता बताई गई है। और 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करने की बात की गई है। 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना, यह जो है टारगेट रखा गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 3 4 सही है, पहला गलत है। ठीक है, पहला आपका गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि अगर इसकी हम बात करें गैर जीवाश्म से जो 500 गीगावाट विद्युत प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 नहीं 2030 तक रखा गया। ठीक है, 2030 तक रखा गया। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा विकल्प सही नहीं है? सतत विकास लक्ष्य 7 में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, 10 में असमानता, 13 में जलवायु परिवर्तन और 15 में स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गलत विकल्प का चयन करना और इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। डी, जो आपका गोल 15 है यह लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। गोल 15 लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इको मार्क के बारे में देखिए। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और यह पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है। और भारत सरकार द्वारा 17 उत्पादों के लिए इको मार्क मानदंड निर्धारित किया गया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, गलत है। इसकी अगर हम बात करें पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की लेबलिंग के लिए भारत सरकार द्वारा 1991 में इको मार्क ECO मार्क योजना की प्रारंभ की गई थी और यह योजना का जो संचालन है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही है। जीरो टिलेज फार्मिंग क्या होता है? जीरो टिलेज फार्मिंग क्या है? जीरो टिलेज फार्मिंग जो है यह मृदा अपरदन के प्रभाव को कम करने में सहायता करता है, बात बिल्कुल ठीक है। इसमें फसल को सापेक्षता शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकता है, ये बात भी ठीक है। और यह ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए उपयोगी होता है, ये बात भी ठीक है। तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में हरित जलवायु कोष स्थापित करने की बात की गई थी? इसका निर्णय लिया गया था कोपेनहेगन, कानकून, दोहा या फिर पेरिस। किस समझौते में हरित जलवायु कोष जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है इसे बनाने या इसे स्थापित करने की बात करी गई थी? देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की बात की गई थी कानकून सम्मेलन में, ऑप्शन भी हो जाएगा कानकून सम्मेलन में। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है आपका बी हो जाएगा। और कानकून सम्मेलन कब हुआ था? 2010 में कानकून सम्मेलन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। नेपेंथस खासियाना एक दुर्लभ कीटभक्षी पौधा, इस पौधे का स्वस्थानिक संचरण बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य में किया जा रहा है। यह अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, यह बताना है। बाघमारा पिक्चर प्लांट जो आपका बाघमारा पिक्चर प्लांट अभ्यारण्य है यह स्थित है मेघालय में, ऑप्शन भी हो जाएगा। कौन सी गैस ओजोन रिक्ति कारक के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर है डी, जो आपका CFC है। इससे सबसे CFC जो है इससे सबसे अधिक मात्रा में जो ओजोन गैस है इसका छटाव होता है। और मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, कार का रेगुलेटर वगैरह हो गया, इसमें प्रशीतन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। डेट्रिटस अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे प्रारंभ होता है? डेट्रिटस अपरद खाद्य श्रृंखला किससे प्रारंभ होता है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें ये जो प्रारंभ होता है अपक्षयी कार्बनिक पदार्थों से, ऑप्शन से हो जाएगा। कौन पक्षियों के प्रवास के कारण होते हैं? जल की कमी, चरम जलवायु परिस्थिति, बेहतर प्रजनन स्थितियों का अभाव, आवास स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी परिस्थितियां पक्षियों को या जीव जंतुओं को, किसी भी जीव जंतु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत भारत की पहली जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा अमीनपुर झील निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? अमीनपुर झील जो है जिसे पहला विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था तेलंगाना में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में देखिए। लाइकेन प्राथमिक अनुक्रमण में योगदान देता है।
प्राकृतिक आपदाएं प्राथमिक अनुक्रमण से संबंधित है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में आग लगने के बाद होने वाला अनुक्रमण द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। कौन सा विकल्प इसमें के बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। प्राथमिक आपदाएं प्राथमिक अनुक्रमण से संबंधित होती हैं, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्राकृतिक आपदाओं की बात क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में वन वगैरह है, ठीक है, जंगल है और प्राकृतिक आपदा आया और यह पूरा जंगल पूरा वन क्षेत्र जो है यह मतलब समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फिर एक समय के बाद यहाँ पे छोटे छोटे वृक्षों का उद्भव होगा, पादप उगेंगे, फिर एक समय के बाद इसमें बड़े बड़े वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, यह द्वितीयक अनुक्रमण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसके पहले ऐसा तो है नहीं कि इन वनों के पाए जाने के पहले, इसके पहले जो है यह नग्न चट्टान था, यहाँ पे कोई भी वन क्षेत्र पाया ही नहीं जाता था। ठीक, ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे वन क्षेत्र पाए जाते थे लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह विलुप्त हो गए और कुछ लंबे समय के बाद पुनः जो है इस पर वन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यह द्वितीयक अनुक्रमण का उदाहरण है। बाकी प्राथमिक अनुक्रमण कहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार के बाद, ज्वालामुखी उद्गार के बाद इसकी जो मैग्मा है इनसे चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, यह चट्टान लंबे समय में ठंडा हुए, ठंडा होने के बाद इन चट्टानों पे छोटे छोटे लाइकेन शैवाल वगैरह उगे और धीरे धीरे जो है इस पर अन्य पादप भी उगने लगे। इसे कहा जाएगा प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है, तो प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2000 के बारे में देखिए। रात के समय आवासीय क्षेत्रों के लिए जो ध्वनि का स्तर कितना होना चाहिए, रात के समय आवासीय क्षेत्रों का जो ध्वनि है 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में सांकेतक प्रजाति कौन होते हैं, सांकेतक प्रजाति कौन है, यह अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर प्रभाव दर्शाते हैं। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है बताना है। अन्य प्रजातियों के संचरण में इनकी विशेष भूमिका होती है और यह पर्यावरण परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यह विस्तृत परास वाली प्रजातियां हैं जिन पर अन्य प्रजातियां निर्भर रहती हैं। इसमें बताना है कि इस पारिस्थितिक तंत्र में संकेतक प्रजातियों की विशेषता क्या है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। जैसे अगर पर्यावरण में किसी भी प्रकार की कमी हो रही है तो ये जो संकेतक प्रजातियां होती हैं यही सबसे पहले विलुप्त होती हैं, जिससे एक अनुमान लगता है कि पर्यावरण में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा है। तो सही आंसर सी है। रांची जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में देखिए, एक वैधानिक निकाय, अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है और ये राज्य सरकारों को विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता स्थलों के चयन के लिए सुझाव देता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी। जुगाली करने वाले पशु निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण कहते हैं, कौन उत्सर्जन करते हैं। देखिए इससे जो मीथेन का उत्सर्जन होता है CH4। ठीक है, सही आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा सी। नाइट्रोजन चक्र के बारे में देखिए, नाइट्रोजन पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों में नाइट्रोजन का प्रयोग क्लोरोफिल के निर्माण में होता है। अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा। पहला, दूसरा सही, तीसरा गलत। अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, गलत है। अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा से नाइट्रोजन की मात्रा जो है कम होने लगती है। ठीक है, तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है। गहन पारिस्थितिक तंत्र जो डीप इकोलॉजी है, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था अर्निस्ट नीस ने, ऑप्शन ए हो जाएगा, इनके द्वारा किया गया था। और इसका प्रयोग इन्होंने कब किया था, सबसे पहले 1972 में इन्होंने इसका उपयोग किया था, ऑप्शन ए। किसी निर्दिष्ट समुदाय में सापेक्ष जैव विविधता को मापन हेतु निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। जैव विविधता मापन के लिए जो सूचकांक है वो सिम्पसन स्केल है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिम्पसन स्केल है, ऑप्शन ए। किस मापदंड या किस मानदंड के आधार पर किसी प्रजाति को IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में रखा जाता है। पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या में 70% कमी हो गई हो, परिपक्व या वयस्क सदस्यों की संख्या 250 या उससे कम हो, जनसंख्या में 50 वर्ष के भीतर 20% कमी हुई हो। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है। अभी देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जनसंख्या में 5 वर्ष में 20% से अधिक कमी हुई हो, इसमें कह रहा है कि जनसंख्या में 10 वर्ष में 70% से अधिक कमी हुई हो। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। ठीक है, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी भी प्रजाति को संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत सूचीबद्ध करने के लिए IUCN का जो क्राइटेरिया है, इसके अंतर्गत 10 वर्ष में जनसंख्या में 70% की कमी हुई है, परिपक्व वयस्कों की जो संख्या है प्रजातियों की वो 250 या उससे कम होनी चाहिए, और जनसंख्या में जो कमी है 5 वर्षों में 20% से अधिक कमी हो गई हो, और प्रजातियों की कुल संख्या 2500 से कम हो। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर डी हो जाएगा।
पेयजल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए? पेयजल में ऑक्सीजन की घुलित मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, ठीक है, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर। कौन सा विकल्प एक कीटभक्षी पादप नहीं है? कौन इसमें से कीटभक्षी पादप नहीं है? रेफ्लेसिया, डायोनेसिया, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा, कौन इसमें से कीटभक्षी पादप नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया, या कीटभक्षी पादप नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेफ्लेसिया ओर्नोल्डाई। ये क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है आप लोग बताएंगे? रेफ्लेसिया ओर्नोल्डाई जो है, यह जो है पर्णहरी का भाव इसमें पाया जाता है और ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। और इसमें जो मुख्य गुण पाया जाता है, यह पौधे नष्ट हो जाते हैं और कुछ जीवित भी रह जाते हैं, ठीक है। और यह क्या है? रेफ्लेसिया जो है एक परजीवी है, ठीक, क्या है? परजीवी। सुपोषण के बारे में देखिए। सुपोषण पोषक तत्वों में वृद्धि का परिणाम होता है। इससे जल में पादप प्लवकों का अभाव पाया जाता है। इससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। सुपोषण के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा पहला, तीसरा सही है। यह पोषण तत्वों में वृद्धि की इंडिकेट करता है और इससे जल में जो घुलित ऑक्सीजन है इसकी मात्रा कम हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। इस जल में पादप प्लवकों का अभाव नहीं, पादप प्लवकों की संख्या बढ़ जाती है जिससे ऑक्सीजन का अधिक से मात्रा में कंज्यूम करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और अन्य जो जलीय जंतु पाए जाते हैं उनको पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है और वो मरने लगते हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता है सुपोषण। और सुपोषण का इस कब होता है? जैसे मान लीजिए जो खेत वगैरह है, स्थलीय क्षेत्रों से जो रासायनिक कीटनाशक वगैरह हो गए बह करके इन क्षेत्रों में जाते हैं, नदी तालाबों में जाते हैं और उसमें इन रासायनिक कीटनाशकों के कारण, खादों के कारण जो है सुपोषण हो जाता है। जो कह सकते हैं पोषक तत्व जो है बढ़ जाते हैं इसकी मात्रा, जिससे अधिक मात्रा में यहाँ पे जलकुंभी और अन्य जो जलीय पादप है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन का अधिक कंज्यूम करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। सुपरसोनिक जेट से निःसृत होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? इससे जिस गैस का उत्सर्जन होता है वो गैस है आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शीत निष्क्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? चमगादड़, सालामेंडर, मगरमच्छ या फिर ग्रेट सीरेन, कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़, ठीक है, यह शीत निष्क्रियता का गुण प्रदर्शित करती है, ठीक, ऑप्शन ए सही है। कौन सा सम्मेलन संधि जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है? कौन इसमें से जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है? इसका सही आंसर जाएगा बी, नगोया प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता संरक्षण से, ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता संरक्षण से। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ब्लैक कार्बन के बारे में देखिए। यह कार्बन के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। यह एल्बिडो की मात्रा में कमी करके पृथ्वी को गर्म करता है और यह सूर्य के प्रकाश का प्रबल अवशोषक है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी है, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुक्रमण प्रक्रिया के सही क्रम को संदर्भित करता है? अनुक्रमण प्रक्रिया को कौन सही रूप से संदर्भित करता है? देखिए इसमें सबसे पहले न्यूडेशन, फिर प्रवासन, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण आता है, ठीक है। सबसे पहले न्यूडेशन आएगा, फिर माइग्रेशन आएगा, प्रवासन, फिर प्रतिक्रिया रिएक्शन होगा, फिर उसके बाद स्थिरीकरण देखने को मिलेगा। तो सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की स्रोत है? जेट्रोफा, सूरजमुखी, सोयाबीन और ग्रेपसीड, कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका जो सही आंसर डी है, ये सभी जो है बायोडीजल के स्रोत हैं, ऑप्शन डी। रेड सैंडर्स के बारे में देखिए। यह पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली स्थानीय प्रजाति हैं और इसे IUCN द्वारा लुप्तप्राय वर्ग में रखा गया है। सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, दूसरा सही, पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है। और पहला गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो रेड सैंडर्स है यह मुख्य रूप से सेंटलिनन परिवार से संबंधित होता है और यह पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, न कि पश्चिमी घाट में। तो पाया जाता है कहाँ पे? पूर्वी घाट में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। राधानगर तट कहाँ पे है? राधानगर तट की अगर हम बात करें, यह कहाँ पे है? राधानगर तट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और गोल्डन तट कहाँ पे? गोल्डन तट उड़ीसा में है। बंगरम तट कहाँ पे है? बंगरम तट लक्षद्वीप में, ईडन है पुदुचेरी में। सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन इसमें से द्वितीयक वायु प्रदूषक है? कौन इसमें से द्वितीयक वायु प्रदूषक है? द्वितीयक वायु प्रदूषक के अंतर्गत आपका ओजोन आ जाएगा, फ्लाई एश आ जाएगा और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये सभी जो है द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीली पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है? किसे नीली पर्वत राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? यह जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका सिरुई राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे नीला पर्वत, या एक सेकेंड, सिरुई राष्ट्रीय उद्यान है, ये गलत हो जाएगा। फोंगपुई, जो आपका फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है, इसे कहा जाता है नीला पर्वत। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत कहा जाता है, और ये कहाँ पे? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी इसका सही है। और यह दुनिया का एकमात्र उद्यान है जहाँ बड़ी बिल्लियों की 4 प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी बिल्लियों की जो 7 प्रजातियां हैं, टोटल पूरे वैश्विक स्तर पे बिल्लियों की जो प्रजातियां हैं, ठीक है, 7 पाई जाती हैं, जिसमें से 4 यहीं पे पाई जाती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी जो आपका सिरोही है, सिरोही कहाँ पे है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके मणिपुर में है, मणिपुर में स्थित है। और यह एक इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर का। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय में। बालपक्रम या बालफाक्रम भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो ये आपके मेघालय में है, मेघालय में। नामदफा तो आपको पता ही है, नामदफा कहाँ पे है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें पूछा नीला पर्वत, तो वो फोंगपुई को कहते हैं, ऑप्शन से हो जाएगा। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना जो करी गई थी, यह भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया था। ठीक है, CII द्वारा, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था? इसका स्थापना जो है किया गया था 2001 में, 2001 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और 2025 में इसको कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अधिकार दिए गए हैं, और इसके जो है क्राइटेरिया निर्धारण किया गया, जिस कारण यह चर्चा में था, तो क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक क्रिकेटर को ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? या कौन क्रिकेटर है? है आपका जेम्स एंडरसन, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित दिवसों पर विचार किया उन्हें कालक्रम में लगाया। विश्व पार्किंसंस डे, विश्व मलेरिया, विश्व यकृत और विश्व पृथ्वी। ठीक है, देखिए इसे आपको क्रम से लगाना है। विश्व पार्किंसन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पार्किंसन दिवस जो मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ठीक है, 11 अप्रैल को। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया था 19 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को मनाया था विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक, तो इसका जो सही आंसर वो आपका सी हो जाएगा, 1 3 4 2। खबरों में रहा गोरसम कोरा महोत्सव। गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? गोरसम कोरा महोत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के बारे में, इसका आयोजन दुशांबे ताजिकिस्तान में हुआ था, और भारत के हितेश ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है, क्यों? क्योंकि इसकी अगर हम बात करें, इसका जो आयोजन किया गया था, इसका जो आयोजन किया गया था यह आपके दुशांबे ताजिकिस्तान में नहीं बल्कि ब्राजील में किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्राजील में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, और यह भारत विदेश मंत्रालय के सह आयोजन में किया गया था। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय था संभावना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के बारे में तीनों विकल्प सही है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, और भारत की विदेश मंत्रालय के सह आयोजन, भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से इसका स्थापना मतलब आयोजन करा गया था, और इसका मुख्य विषय था संभावना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निम्नलिखित में से किस शहर द्वारा सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिटी ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और किस सिटी ऑफ ऑनर से इसे सम्मानित किया गया बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इन्हें जो है लिस्बन के सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, ऑप्शन ए। कौन सा विकल्प विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 के बारे में सही है? बौद्धिक संपदा और संगीत, IP के धड़कन को महसूस करना, IP और SDG नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे समान भविष्य का निर्माण, महिलाओं और IP नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देना, IP और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। तो आपको बताना है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 का थीम क्या है, ये आपको बताना है, और इसका जो सही आंसर वो आपका ये हो जाएगा। बौद्धिक संपदा और संगीत, IP की धड़कन को महसूस करो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में डेनियल नोबोआ को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया? डेनियल नोबोआ यह राष्ट्रपति बनी है इक्वेडोर की, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। खबरों में रहा हड़प्पा स्थल मिताथल और तिघराना किस राज्य में स्थित है? मिताथल और तिघराना किस राज्य में स्थित है?
देखिए यह है आपकी हरियाणा में, ऑप्शन भी हो जाएगा। भारत में पहली बार ट्रेन में एटीएम सेवा को स्थापित करने वाला कौन सा बैंक ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है? देखिए ये जो है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन भी हो जाएगा। ऑप्शन भी इसका सही है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के बारे में देखिए। यह नीति जो है 5 वर्ष के लिए शुरू की गई है और इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नेपीडा को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। अंतर फसलीय कृषि प्रणाली के बारे में देखिए। इसमें एक स्थान पर 2 फसलों को एक साथ उगाया जाता है। इसमें कृषि क्षेत्र खरपतवार मुक्त हो जाते हैं और इससे फसलों पर कीट पतंगों का प्रभाव भी कम हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी है। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ओलिव रिडले कछुए के बारे में देखिए। ये शाकाहारी होते हैं। आयुसियन रेड लिस्ट में इन्हें सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है और नर कछुओं का जो आकार है मादा कछुओं से बड़ा होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है आपको बताना है कूट के हिसाब से। इसका जो सही आंसर वो आपका बी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत है। ठीक है, देखिए अब प्रवृत्ति में मांसाहारी होते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी नहीं मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और नर कछुओं का आकार मादों से बड़ा होता है? नहीं, नर कछुओं का जो आकार है मादा से क्या होता है? छोटा होता है, याद रखिएगा। सही आंसर बी है। ब्लू कार्बन को उचित रूप से निर्दिष्ट किसमें किया गया है? ब्लू कार्बन क्या है? देखिए ब्लू कार्बन की अगर हम बात करें, सागरों एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन को कहा जाता है ब्लू कार्बन। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम, क्लेबसिएला, क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरिलम। आपको बताना है कौन से जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। ऑप्शन डी। नील कुरिंजी के बारे में देखिए। यह शोला वनों की एक विशेषता है। 22 वर्षों में एक बार यहाँ पे पुष्प खिलते हैं और पालीवान आदिवासी समूह इसके आधार पर अपनी आयु की गणना करते हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। पहला और तीसरा तो सही, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फूल खिलते हैं या कब खिलते हैं? 12 वर्षों के अंतराल पर खिलते हैं, न कि 22 वर्ष। ठीक है, और इस पुष्प को नील कुरिंजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मुख्य रूप से जो केरल का एराविकुलम नेशनल पार्क है, इसके ऊंचे पर्वतमाला पर जो ऐसा दृश्य है वो देखने को मिलता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? उषाकोटी अभयारण्य है उड़ीसा में, कुगती अभयारण्य है हिमाचल प्रदेश में, बोडला है अब मणिपुर में और मानस है असम में। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर 80 हो जाएगा। बोडला या मणिपुर ये आपका गलत है। ठीक है, बोडला की अगर हम बात करें कहाँ पे है, बोडला या आपके मणिपुर नहीं बल्कि गोवा में। ठीक, गोवा में तो सही आंसर सी हो जाएगा। बाकी मानस असम में है, कुगती अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में, उषाकोटी अभयारण्य उड़ीसा में। ठीक, समुद्री इंटीग्रेटेड ठीक है, समुद्री इंटीग्रेटेड संदर्भ में देखिए। इंटीग्रेटेड संदर्भ में निश्चित कदमों पर विचार कीजिए। यह 6 पैरों वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। ये अपने लचीलेपन और जीवित रहने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन्हें जल भालू के रूप में जाना जाता है। जल का भालू कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा देश सही, पहला गलत है। 6 पैरों वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, गलत है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, 8 पैरों वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें पैरों की संख्या जो है 6 नहीं पाई जाती है, 8 पाई जाती है, तो पहला गलत हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में उत्पन्न हुआ था? कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा है सबसे पहले आई थी क्योटो प्रोटोकॉल, जो कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में। ठीक, और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए से संबंधित है। कार्बन उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन कह लीजिए या फिर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर लीजिए। ठीक है, सिंह पूछ वाला बंदर निम्नलिखित में से किस अभयारण्य में पाया जाता है? सिंह पूछ वाला बंदर मुख्य रूप से किस अभयारण्य में पाया जाता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, या पाया जाता है आपके अन्नामलाई अभयारण्य में। ऑप्शन हो जाएगा। लॉयन टेल के मकॉक जिसे कहा जाता है, या मूल रूप से पाया जाता है आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में और मुख्य रूप से अन्नामलाई अभयारण्य में देखने को मिलता है।
तो सही आंसर हो जाएगा ए। यूरिया गोल्ड के संदर्भ में देखिए, यह सल्फर लेपित यूरिया, यूरिया गोल्ड जो है सल्फर लेपित यूरिया है, और यह जो है नाइट्रोजन के क्रमिक विमोचन की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी। एनसीएपी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में देखिए, यह निगरानी और डाटा संग्रहण के लिए किसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत, और ये जो है आपका स्वच्छ पोर्टल, वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी प्रणाली, प्राण पोर्टल या फिर परिवेश प्रणाली, किसके अंतर्गत किया जाता है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्राण पोर्टल, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के बारे में देखिए, इसमें एकल प्रयोग वाली प्लास्टिक को परिभाषित किया गया और इसमें प्लास्टिक की थैलियों की मोटाई 25 माइक्रोन निर्धारित की गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक है, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, इन नियमों में हल्के वजन की प्लास्टिक की थैलियों के कारण होने वाली जो गंदगी, इसको रोकने के लिए 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक की थैलियों की जो मोटाई है वो 50 माइक्रोन से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 50 माइक्रोन से बढ़ा करके 75 माइक्रोन किया गया था। तो 25 माइक्रोन नहीं है, वर्तमान समय में 75 माइक्रोन है। ठीक है, माइक्रोन। ठीक, और उसके अंतर्गत जो नियम है, इन नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 5 वर्ष तक की जो कैद थी इसकी और 1 लाख रुपए तक जुर्माना, यह दोनों हो सकता है। ठीक है, जो पहले जुर्म था 10 वर्ष का जो प्रावधान किया गया था, यह आपको कम करके 5 वर्ष कर दिया गया था और 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 लाख रुपए जुर्माना। ठीक है, तो ये भी गलत जाएगा। और देखिए जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसको छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, छाता विधान के नाम से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुरिंगा कहाँ पे है? कुरिंगा की अगर हम बात करें, आपकी आंध्र प्रदेश में है कुरिंगा। पिंचोरम कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और कारवार कहाँ पे है? बात करें अगर कारवार का, यह आपके कर्नाटक में, और मालवन है महाराष्ट्र में। इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है 2, 1, 4, 3, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। हर्मिट केकड़ा एवं सी एनिमोन के बारे में लेकिन में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? हर्मिट केकड़ा और सी एनिमोन के बीच जो संबंध होता है वह किस प्रकार का संबंध होता है? देखिए इनके बीच जो संबंध होता है वह सहभोजिता का संबंध होता है। ठीक है, सहभोजिता का संबंध, जिसमें दोनों प्राणियों के मध्य आपसी सामंजस्य और समझ के साथ एक साथ रहने के अंतर्गत यह जो शामिल होता है। और सहभोजिता में एक प्राणी को हानि नहीं पहुंचता तो दूसरे को। सहभोजिता में क्या होता है? जो आपका कमेंसलिज्म है उसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसे कहा जाता है सहभोजिता। ठीक है, और सहोपकारिता की बात करें, सहोपकारिता में दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। सहोपकारिता में दोनों लाभान्वित होते हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। दोनों को लाभ मिलता है और इसमें एक को लाभ मिलता है और दूसरा जो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। कोई प्रभाव नहीं। ठीक है, परजीविता की बात करें, परजीविता में क्या होता है? परजीविता में एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? इसमें एक जीव जो है दूसरे जीव की मेजबान पर इसके अंदर रहता है जिसमें से कुछ नुकसान होता है और इस जीव शैली के लिए संरचनात्मक रूप प्रतिस्पर्धात्मक या अनुकूलित होते हैं। तो परजीविता के अंतर्गत जो पैरासिटिज्म है इसमें एक को लाभ होता है, पहला जो है लाभ इसको मिलेगा और जो दूसरा इसको हानि होगा। इस स्पर्धा की बात करें, इस स्पर्धा के जो कंपटीशन है इसमें दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, दोनों को नुकसान होता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? भारत में स्थित सबसे बड़ा बाघ नागा सैलम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों देखने को मिलेगा। इसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश में और कुछ तेलंगाना में देखने को मिलेगा। किन तत्वों की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के हस्तांतरण की दर में कमी आती है? किसके लिए आती है? किसके? देखिए यह जो कमी आती है यह बोरान और पोटास की वजह से, ऑप्शन ए हो जाएगा, पोटेशियम और बोरान की वजह से। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखिए, केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है और इसमें अधिवास और मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक, इटाई रोग किसकी कमी से होता है? इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ पे है? लेमरू हाथी रिजर्व जो है
यह आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है लेमरू हाथी रिजर्व, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका स्थापना कब किया गया था? 2007 में, ये भी याद रखिएगा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर आप आ रहे हैं तो इससे जैव विविधता में जो है वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा को रोकने का प्रभावी कारक हो सकता है? कोयले को जलाने से पहले इसको धो लिया जाए, खनिज तेल का उपचार करके सल्फर का पृथक्करण कर दिया जाए, फ्लू गैसों का डिसल्फराइजेशन किया जाए और उन्नत भट्टियों का उपयोग किया जाए। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ये सभी जो है उत्तरदायी होंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने % वनावरण करने की बात करी गई है? 33%, ऑप्शन बी जाए। देखिए स्थलीय क्षेत्रों में 33% और पहाड़ी क्षेत्र में तो 66% होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए देखिए पवित्र उपवन का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? पवित्र उपवन का जो संरक्षण होता है आदिवासी समुदाय द्वारा होता है, ठीक है। जैसे इनकी मान्यता के अनुसार ये जंगल वृक्षों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, रख रखाव करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन कन्वेंशन या किस कन्वेंशन को अपशिष्ट और अन्य पदार्थों के डंपिंग द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है? ये कौन सा कन्वेंशन है? यह कन्वेंशन है लंदन कन्वेंशन के नाम से इसे जाना जाता है, जो 1972 में हुआ था। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के बारे में देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस आक्रामक विदेशी प्रजाति के कारण मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की मूल वनस्पतियों को खतरा उत्पन्न हुआ है? यह जो प्रजातियां हैं या आपका प्रोसोपिस चिलेसिस है, ठीक, ऑप्शन है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारे में देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसके पद अध्यक्ष होते हैं। प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसे किसी चिड़ियाघर को मान्यता देने और उसकी मान्यता वापस लेने का अधिकार भी होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? सही आंसर इसका भी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। इसके द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाती है, न कि राष्ट्रपति को। केंद्र सरकार के अंतर्गत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन कब किया गया था? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ था, 1985 में। थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले कैलोटिस वर्सिकलर और यूरोमेस्ट्रिक हार्ड विकाई निम्नलिखित में से किस जंतु के परभक्षी हैं? या किस जंतु के परभक्षी आपको बताना है? यह जो है रेगिस्तानी टिड्डियां हैं, ऑप्शन ए। परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही है? हरे पौधे पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का 10% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 10% ही अगले स्तर तक पहुंचती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत है। हरे पौधे पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का 10% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यह आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। खाद्य ऊर्जा में अगर हम बात करें, जो हरी पत्तियां सौर ऊर्जा जो प्राप्त होता है उसका केवल 1% भाग जो है 1% सौर ऊर्जा का या खाद्य के रूप में, खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करते हैं। बाकी 99% जो है यह पर्यावरण में स्वतः फिर निर्मुक्त हो जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे जलीय प्राणी जो कुशलतापूर्वक तैरते हैं और जल की धाराओं पर काबू पाने में समर्थ होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? न्यूस्टन, नेक्टन, प्लैंकटन या फिर बेंथोस। ऐसे जो जीव हैं उनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है नेक्टन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, नेक्टन, ठीक। बाकी अन्य जो आपका न्यूस्टन किसे कहते हैं? बात करें अगर हम न्यूस्टन की, ठीक है, नेक्टन या जिसे त्रोडोय कहा जाता है, और जो आपका न्यूस्टन है यह जो है असंलग्न जीव होते हैं जो वायु अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, जैसे कि प्लवमान पौधे और कई प्रकार के प्राणी, और इन्हें वाटर स्ट्राइंड भृंग तथा पृष्ठ जो तरल है इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए जो और बाकी बेंथोस की बात करें, बेंथोस जो है जो जलीय क्षेत्र में, जलीय क्षेत्र जैसे ये मान लीजिए हो गया, और इसकी तली में जो पाए जाते हैं इनको बेंथोस कहा जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को संगाई हिरन के नाम से जाना जाता है? डांसिंग हिरन के नाम से जाना जाता है। यह आपका है कैबुल लामजाओ, ऑप्शन सी हो जाएगा। और कैबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद रखेगा। प्राकृतिक जैव स्वर्ग शब्दावली का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? प्राकृतिक जैव स्वर्ग शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है?
देखिए इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है आपका मनुष्य द्वारा न्यूनतम जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जैसे पर्यावरण में मानव द्वारा जब न्यूनतम न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाता है और पर्यावरण प्राकृतिक नियमों से स्वयं चलायमान होता है, ऐसे क्षेत्रों को प्राकृतिक जैव स्वर्ग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित माइक साइट नहीं है? काजीरंगा असम, गारो हिल्स मेघालय, पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, देवमाली अरुणाचल प्रदेश। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, काजीरंगा असम, ये गलत है। ठीक है, यह जो है आपके माइक कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता। माइक कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया था? या हाथियों के संरक्षण के लिए चलाया गया था माइक कार्यक्रम, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कब चलाया गया था? 2003 में। हाथियों की अवैध निगरानी हो गया और हाथी और मानव भी जो संघर्ष होता है, जो टकराव होता है, इसको कम करने के लिए इसे चलाया गया था। ठीक है, और कहाँ कहाँ चलाया गया था? वर्तमान समय में माइक कार्यक्रम जो चल रहा है, चिराग रिपु हाथी रिजर्व असम, देवमाली हाथी रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, देहिंग पटकाई हाथी रिजर्व असम, गारो हिल्स हाथी रिजर्व मेघालय, पूर्वी द्वार हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल, मयूरभंज हाथी रिजर्व ओडिशा, शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड, मैसूर हाथी रिजर्व कर्नाटक, नीलगिरी हाथी रिजर्व तमिलनाडु, वायनाड हाथी रिजर्व केरल। इन सभी हाथी रिजर्वों में वर्तमान समय में माइक कार्यक्रम चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जिंक, जिंक द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। मैग्नीज या क्लोरोफिल के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। पोटेशियम पादप रोगों पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। और बोरॉन जो है पौधों की वृद्धि में सहायता करता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1 2 3 4। अत्यधिक ठंडे प्रदेश में रहने वाले जीवों के कान, पूंछ, पैर की उंगलियां आदि छोटे होते हैं। ठंडे प्रदेशों के जीवों के बाह्य अंगों के छोटे होने से ताप की हानि कम होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही, आरे की व्याख्या करता है। दोनों विकल्प सही और आरे की व्याख्या करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखिए, पारिस्थितिकी सभी पारिस्थितिक तंत्रों की सीमाएं सुस्पष्ट होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र सब जिसमें स्वपोषी और परपोषी तो हुए, लेकिन इसमें अब घटक नहीं होते हैं। अब घटक न हो तो आत्मनिर्भर हो सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। सभी पारिस्थितिक तंत्रों की सीमाएं सुस्पष्ट बिल्कुल नहीं होती हैं और पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत स्वपोषी, परपोषी और अपघटक यह तीनों शामिल होते हैं, जिसके बाद इसे आत्मनिर्भर पोषक तत्व या कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। पारिस्थितिकी पदचिन्ह के बारे में देखिए, यह पर्यावरण पर किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रभाव की माप है। इसे उपभोग किए गए संसाधनों की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व मानव का पारिस्थितिक पदचिन्ह बहुत छोटा था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया था? कस्तूरी रंगन समिति का गठन पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित सुझाव देने के लिए किया गया था। ठीक है, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित सुझाव देने के लिए कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया था। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा करी है? डॉल्फिन सफारी की स्थापना कहाँ करी जाएगी? देखिए डॉल्फिन सफारी की जो घोषणा, एक सेकेंड, बाकी पश्चिमी घाट इसके भी पूछ सकता है कि इसका कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब किया गया था? पश्चिमी घाट से संबंधित सुझाव देने के लिए, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित सुझाव देने के लिए, तो वह 2012 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी जो खोली जा रही है, कहाँ खोली जा रही है? उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन सफारी खोली जा रही है आपके वाराणसी में। कृषि सखी योजना के बारे में देखिए, कृषि सखी योजना के तहत महिलाओं को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके अंतर्गत महिलाओं को प्रति माह 5,000 रुपये मानदेय के रूप में भी दिया जाएगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? निखिल सिंघल को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रैल 2025 में जीएसटी संग्रह के मामले में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश का कौन से जिला जीएसटी संग्रह के मामले में पहले नंबर पर था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेरठ जिला, ऑप्शन बी। पंचायत उन्नति सूचकांक 22-23 यह स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर आधारित एक बहु क्षेत्रीय सूचकांक है। इसमें उत्तर प्रदेश को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन करा गया है? कहाँ पे किया गया? इसका उद्घाटन किया गया लखनऊ में। सुर्खियों में रहा प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021 में इसकी शुरुआत करी गई थी और इसका लक्ष्य है सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सेवा मानदंडों में 100% अनुपालन सुनिश्चित करना। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। किसके द्वारा शुरू किया गया था, कब किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? बाल श्रम को समाप्त करने का जो टारगेट रखा गया 2027 तक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई बफर में सफर योजना के बारे में देखिए। इसका लक्ष्य है सतत और पर्यावरणीय अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना। यह योजना केवल पीलीभीत बाघ अभयारण्य में संचालित की जा रही है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है अर्थात पहला सही, दूसरा गलत है। यह परियोजना केवल पीलीभीत अभयारण्य में चलाई जा रही है, जहाँ पे केवल सभी ऐसे शब्द हैं, वहाँ पे आप सतर्क हो जाया करें। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है या यह जो चलाया जा रहा है, यह दुधवा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के बफर क्षेत्रों में मुख्य रूप से चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में निधि तिवारी को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? निधि तिवारी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? देखिए, निधि तिवारी जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी देखिए, अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी कोई प्रैक्टिस सेट अगर ऐसा हो जो नहीं कराया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं और वो जो है करा दिया जाएगा समय रहते हुए। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और अभी भी 10-12 दिन है, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया है, ज्वाइन करके आप अच्छे से कर सकते हैं तो कर सकते हैं उसको ज्वाइन। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते, अच्छे से तैयारी करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।